अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट टू डील विद एक्सटर्नैलिटीज़। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नैलिटीज़ मौजूद हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ चाहे पॉजिटिव मौजूद हैं या नेगेटिव मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सटर्नैलिटीज़ से डील करने के लिए मार्केट में इंटरवेंशन करती है। क्योंकि एक्सटर्नैलिटीज़ हमने पहले पढ़ा था कि या तो ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स होते हैं, या ये नेगेटिव एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन कैसे करेगी। गवर्नमेंट तो चाहेगी कि ये एक्सटर्नैलिटी मज़ीद बढ़े क्योंकि इससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इस सूरत में गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन होती है वो होती है सब्सिडी की शक्ल में। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और अगर किसी प्रोडक्शन या कंजम्पशन एक्टिविटी के नतीजे में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ जनरेट हो रही हूँ तो फिर गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक्टिविटी कम से कम हो, और उसके लिए गवर्नमेंट उस एक्टिविटी पर टैक्स लगाती है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, मदाखलत करती है। और जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो उसकी दो शक्लें हैं। एक जो है सब्सिडी है, और दूसरी जो है वो टैक्सेस है। गवर्नमेंट इन दो सूरतों में एक्सटर्नैलिटीज़ को डील कर रही होती है। और एक्सटर्नैलिटी मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था आपको, और कंप्लीट लेक्चर था एक्सटर्नैलिटीज़ के ऊपर। तो वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। और अगर सोसाइटी में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ जनरेट हो रही हों तो गवर्नमेंट मिनिमाइज़ करने के लिए टैक्स लगा देती है उस एक्टिविटी के ऊपर
जिससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो रही होती है। और इसी तरीके से अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो रही हो तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक्टिविटी मज़ीद हो, और उसके लिए गवर्नमेंट उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए सब्सिडाइज कर रही होती है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी समझाई थी। ये देखें कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो टैक्स या सब्सिडी की सूरत में होती है। टैक्स मैंने उस दिन आपको समझाया था कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि कौन पे करते हैं, रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री पे करते हैं। और यानी ये पहली बात है कि ये कंपलसरी पेमेंट है। दूसरी बात है कि पे कौन करते हैं, वो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री पे करते हैं, और फिर उन पेमेंट्स के बदले में वो डिमांड नहीं करते, नॉट डिमांड एनी डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से वो कोई डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो डिमांड नहीं करते हैं। तो ये तीसरी बात है। ये तीन बातें ज़हन में रखनी चाहिए कि टैक्स जो है वो कंपलसरी पेमेंट है। नंबर वन क्या है, कंपलसरी है, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, कंपलसरी पेमेंट है। लेकिन पे कौन करेंगे, पे करेंगे रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जैसे मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं पाकिस्तान का सिटीज़न भी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरा शनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तान का है। तो टैक्स का ताल्लुक सिटीज़नशिप से नहीं है, टैक्स का ताल्लुक रेजिडेंसी से है। अब रेजिडेंसी का मतलब ये है कि एक बंदा तुर्की से आके पाकिस्तान में रहता है या चाइना से आके पाकिस्तान में रहता है, तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट बन जाएगा और उसे भी टैक्स पे करना पड़ेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पाकिस्तान में रह रहा होगा, रेजिडेंट मींस जो रहायशी होगा, वो टैक्स पे करेगा, चाहे वो पाकिस्तान का अपना ही सिटीज़न क्यों ना हो। और फिर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि वो नो डायरेक्ट बेनिफिट, तो वो गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट से वो डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मांगेगा। ये बेनिफिट लिखना था, नो नो डायरेक्ट नो डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक हो गया ना जी, नो डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द, नो डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से वो डायरेक्ट किसी बेनिफिट को डिमांड नहीं करेगा। ठीक हो गया। ये तीन कंडीशंस हैं टैक्स के लिए। तो टैक्स समझ आ गया। मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट जो है उसकी इंटरवेंशन दो तरह से होती है, या तो वो टैक्स लगा दे या वो सब्सिडी दे दे। अच्छा, टैक्स आप लोगों को मैंने अभी समझा दिया, और टैक्स के अंदर तीन बातें बताई हैं। एक तो ये कि टैक्स जो है वो कंपलसरी पेमेंट है, सबको पे करना पड़ेगा। और कौन पे करेंगे, रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री पे करेंगे, और उन पेमेंट के बदले में गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट बेनिफिट डिमांड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अगली चीज़ ये है कि टैक्स जो है उसकी दो काइंड्स हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। टैक्स की दो काइंड्स समझनी पड़ेगी। टैक्स की दो काइंड्स कौन कौन सी हैं वो भी मैं इधर आपको समझा दूं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और ये एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ काइंड्स ऑफ टैक्स की। तो एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या है, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये दो इम्पॉर्टेंट काइंड्स हैं जो समझने वाली हैं। इसके अलावा भी काइंड्स हैं टैक्स की, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क मैं आपको बता दूं। इन दो टैक्सों की काइंड्स को समझने के लिए दो टर्म्स और समझ लीजिए। एक को हम कहते हैं टैक्स इम्पैक्ट, और एक को हम कहते हैं टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इम्पैक्ट का मतलब क्या है, टैक्स टैक्स इम्पैक्ट का मतलब है टैक्स पेड फर्स्टली, और टैक्स इंसिडेंस का मतलब है टैक्स पेड फाइनली। फाइनली, ये फर्स्टली है, ये फाइनली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स मेरी इनकम पे है, तो फर्स्ट टाइम भी मैंने पे करना है और फाइनली भी मैंने ही पे करना है।
तो इनकम टैक्स की सूरत में टैक्स इम्पैक्ट भी मेरे पे ही है, यानी फर्स्ट टाइम भी मैंने ही पे किया, और टैक्स इंसिडेंस भी मेरे ऊपर ही है, तो टैक्स इंसिडेंस भी मेरे पे ही है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस बराबर हो जाएं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, और इसकी एग्जांपल जो है वो इनकम टैक्स है। इसी तरीके से अगर हम ये समझें कि सेल्स टैक्स की एग्जांपल ले लें, तो सेल्स टैक्स में की एग्जांपल अगर हम ले लें, तो उस सूरत में टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस जो है, टैक्स इंसिडेंस जो है वो सेम नहीं होता। जब टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस सेम नहीं होगा, तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ठीक है जी। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि टैक्स इम्पैक्ट किसी और पर हुआ है और टैक्स इंसिडेंस किसी और पे हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स है, तो सेल्स टैक्स में सबसे पहले वो टैक्स कौन बियर करता है? वो प्रोड्यूसर करता है। उसके बाद उस पे हो जाता है इम्पैक्ट, क्योंकि फर्स्टली कौन पे कर देता है? प्रोड्यूसर पे करता है। और फाइनली वो क्या करता है? उसको कीमत में शामिल करके किससे ले लेता है? कंज्यूमर से। तो टैक्स इंसिडेंस फाइनली कौन पे करता है? वो कंज्यूमर पे करता है। तो इम्पैक्ट होता है प्रोड्यूसर पे और इंसिडेंस होता है कंज्यूमर पे। तो इसलिए इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस सेल्स टैक्स की सूरत में वो सेम नहीं रहता, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये क्या है? इनडायरेक्ट क्या है? टैक्स है। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स की एग्जांपल ली, तो इनकम टैक्स की सूरत में टैक्स इम्पैक्ट भी मेरे पे ही है और टैक्स इंसिडेंस भी मेरे पे ही है, उसमें किसी में कोई फ़र्क नहीं है। तो टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। यानी टैक्स पेड फर्स्टली और फिर है टैक्स पेड फाइनली। ये टैक्स पेड क्या है? फर्स्टली, और फिर क्या है? टैक्स पेड फाइनली। टैक्स पेड फाइनली। ठीक है जी, ये वर्क नहीं कर रहा अब। अच्छा, ये समझ आ गई आपको? मैंने दो एग्जांपल दे के समझाया। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में जो टैक्स इम्पैक्ट है वो किसी और एंटिटी पे होगा और टैक्स इंसिडेंस किसी और पे होगा। इंसिडेंस का मतलब होता है बर्डन, बोझ। बोझ किसी और पे है और असर किसी और पे है। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। ठीक हो गया जी। और इसका मतलब ये है कि अगर टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या मौजूद है? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? इसके अंदर शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ टैक्स का एलिमेंट मौजूद है। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर नो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। इसमें आप टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस से, ये दो टर्म से आप समझ सकते हैं किसको? आप इन दोनों से आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को समझ सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैंने आपको टैक्स समझाया किसे कहते हैं और दो मैंने उसकी काइंड समझाई। तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताया कि जिसमें टैक्स की शिफ्टिंग ना हो सके वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसमें टैक्स की शिफ्टिंग हो सकती है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है ना जी। और इनडायरेक्ट टैक्स की और निशानी ये है कि उसमें टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस एक ही शख्स पे नहीं होता। इम्पैक्ट किसी और पे हो रहा होता है और इंसिडेंस किसी और पे हो रहा होता है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है जी। लेकिन इधर डायरेक्ट टैक्स की सूरत में, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की एग्जांपल ले लीजिए, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि उसमें मेरी प्रॉपर्टी है तो फर्स्ट टाइम भी मैंने पे करना है और फाइनली भी मैंने ही पे करना है। ठीक है ना जी। तो ये टैक्स क्लियर हो गया आप लोगों को? ये मैंने आपको टैक्स समझाया किसे कहते हैं, टैक्सेस। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी चीज़ है सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी है सब्सिडी की अगर हम स्टोरी पढ़ लें तो सब्सिडी क्या चीज़ है? सब्सिडी जो है वो एक बेनिफिट है। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी इज
a benefit to consumers or producers given by government. तो गवर्नमेंट जो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को बेनिफिट देती है उसे हम सब्सिडी कहते हैं। यानी ये सब्सिडी जो होता है ये एंटी टैक्स होता है। ये टैक्स के क्या होता है, उलट होता है। टैक्स में तो गवर्नमेंट कॉस्ट है लोगों के लिए, लेकिन सब्सिडी लोगों के लिए। लोग कौन है? लोग दो ही हैं, या वो कंज्यूमर्स हैं या वो प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है ना जी। तो ये दोनों सूरतों में उनको बेनिफिट देने की कोशिश करती है। जैसे एग्जांपल ले लें कि अगर वो किसानों को देती है सब्सिडी, तो फार्मर को जब सब्सिडी देगी तो फर्ज कीजिए फर्टिलाइज़र है, तो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देती है। तो प्राइस जो है वो फर्टिलाइज़र की क्या है? फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र की प्राइस जो है वो 5,000 रुपये की बोरी है, और गवर्नमेंट अगर उसमें से सब्सिडी दे देती है, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये की सब्सिडी दे देती है, तो अब जो रिटेल प्राइस होगी ना वो 4,000 होगी। इसका मतलब ये है कि किसानों को अब 4,000 रुपये, किसान जो है 4,000 रुपये दे के एक खाद का यानी फर्टिलाइज़र का बैग ले सकते हैं। लेकिन जो खाद बेच रहा होता है उसको 5,000 ही मिलते हैं, जिसमें से 4,000 किसान देगा, 1,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, और जो बेच रहा होगा उसको 5,000 ही मिलेगा। ठीक है ना। सब्सिडी ये दी है उसने किसानों को यानी प्रोड्यूसर को। इसी तरीके से आपने रमज़ान शरीफ में देखा होगा गवर्नमेंट कंज्यूमर को सब्सिडी दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल घी के ऊपर आप देखें, तो प्राइस फ़र्ज़ करें घी की जो है वो 1,500 रुपये का डब्बा है, तो अब जब उसमें सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, तो फॉर एग्जांपल 500 रुपये की सब्सिडी दे देती है, तो माइनस सब्सिडी कर दी है, तो अब वही डब्बा घी का कंज्यूमर को कितने का मिलता है? 1,000 रुपये का मिलता है। तो इसका मतलब कंज्यूमर खुश है कि जी मुझे घी अब जो है ना 1,000 रुपये का मिल रहा है। लेकिन जो बेच रहा होता है उसको 1,500 ही मिलता है। 1,000 रुपया कंज्यूमर देता है, 500 गवर्नमेंट देती है, और जो बेच रहा होता है उसको 1,500 मिल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि सब्सिडी जो है वो बेनिफिट होता है किसको? वो या तो कंज्यूमर को बेनिफिट दे रहे होते हैं आप, या फिर किसको बेनिफिट दे रहे होते हैं? प्रोड्यूसर को बेनिफिट दे रहे होते हैं। और कौन दे रहा होता है? गवर्नमेंट दे रही होती है बेनिफिट उसको। तो अगर गवर्नमेंट देखती है कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो मज़ीद बढ़े, तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। और अगर गवर्नमेंट समझती है कि किसी चीज़ के कंजम्पशन या प्रोडक्शन प्रोसेस के नतीजे में कोई लॉस पहुंच रहा है सोसाइटी को, तो गवर्नमेंट उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है और उसके लिए टैक्स लगाती है। ठीक हो गया जी। तो ये दो तरीके हैं गवर्नमेंट किस तरीके से उसको डील करती है। अब हम ये समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा दे तो फिर क्या होगा। इस चीज़ को हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं। एक ग्राफ से समझ लेते हैं। ठीक है जी। ये सिंपल सा ग्राफ है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक है ना जी। और ये फॉर एग्जांपल सप्लाई कर्व है, और ये फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व है। तो ये आपके सामने आपने ये पढ़ा हुआ है, एंड दिस इज़ कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। और फ़र्ज़ करें कि मार्केट जो है उसमें इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट पर जो प्राइस आती है वो ये आती है, ये प्राइस है। इसको हम इस प्राइस को हम पी नॉट कह देते हैं, और ये इक्विलिब्रियम 1 है, इसको इक्विलिब्रियम नॉट कह लीजिए। और यहाँ पे जो क्वांटिटी आपके सामने आ रही है वो फॉर एग्जांपल उसको आप क्यू नॉट कह लीजिए। ठीक है ना जी। यहाँ तक तो बेसिक इक्विलिब्रियम है, मार्केट इक्विलिब्रियम जिसे आप कहते हैं। अब ये होता है कि हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि टैक्स लग जाता है। अगर टैक्स लगेगा, अगर हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि टैक्स जो है, टैक्स इज़ इम्पोज्ड, टैक्स बढ़ता है, तो टैक्स के लगने की वजह से क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी किसकी? प्रोड्यूसर की। तो कॉस्ट जब बढ़ेगी तो वो फिर सप्लाई क्या करेगा? बढ़ा देगा या कम कर देगा? सप्लाई कम कर देगा। जब सप्लाई कम करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? फॉल इन सप्लाई। अब फॉल इसलिए कहा है कि अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ है, और अदर फैक्टर क्या है? टैक्स। तो फॉल इन सप्लाई है, और फॉल इन
फॉल इन सप्लाई की वजह से सप्लाई कर्व जो है, फॉर एग्जांपल अगर ये पहले एस नॉट और ये एस नॉट है, तो सप्लाई कर्व जो है वो एस नॉट से शिफ्ट होकर एस वन हो जाता है, जो राइट वर्ड शिफ्टिंग है। तो शिफ्ट करेगा सप्लाई कर्व, और यानी सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई कर्व शिफ्ट, और वो किधर चला जाएगा, वो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, जारी सी बात है, तो वो लेफ्ट वर्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सप्लाई कर्व को मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपके सामने सप्लाई कर्व जो है, ये सप्लाई कर्व आपके सामने शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है ना जी। दिस इज S1। अब ये सप्लाई कर्व जो शिफ्ट हुआ है, अब जो न्यू इक्विलिब्रियम हुआ है वो यहाँ पे हुआ है एट दिस पॉइंट। ये इसको आप कोई नाम दे दीजिए। तो इसको हमने नाम दिया है, इसको हमने, इट्स नॉट वर्किंग, इसको हमने नाम दिया ए पॉइंट का। तो ए पॉइंट पे अब इक्विलिब्रियम हुआ। अब ये बात ज़रा गौर से देखिएगा कि आप जब आप यहाँ से ये जो मैंने शो किया है ना, ये सप्लाई कर्व जितना शिफ्ट हुआ है ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से, अगर आप सप्लाई कर्व पे चले जाएं तो ये टैक्स की अमाउंट बता रहा है कि इतनी टैक्स लगने की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर चूंकि ये इक्विलिब्रियम हुआ है, इस प्राइस को आपने कहना है पी बी का मतलब है प्राइस जो बायर पे करेगा। और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी प्राइस से कहाँ जाना है, आपने इस सप्लाई कर्व से ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाना है। जैसे ये मैं जा रहा हूँ, ये जब आप ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाएंगे, जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ से आपने एक प्राइस और भी ले लेनी है, ये है PS। अब आपके सामने, और इसी को मज़ीद नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लें तो आपको क्वांटिटी भी नज़र आ जाएगी, जो कि क्या है Q1। तो ये इसको B पॉइंट का नाम दे दीजिए, और इस पॉइंट को आप C पॉइंट का नाम दे दीजिए। अब आपके सामने ये सिचुएशन है। अब दोबारा से देखिए कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स आपका जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे हो रहा है, और इस जगह पर जो बायर पे कर रहा है वही सेलर रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब है बिफोर टैक्सेशन, बिफोर बिफोर टैक्सेशन PB और PS सेम है। PB का मतलब है कि प्राइस, PB का क्या मतलब है, प्राइस पेड बाय बायर, जो बायर ने प्राइस पे की। और PS का मतलब क्या है, प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर, S का मतलब सेलर है। तो प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर और प्राइस पेड बाय बायर सेम है, लेकिन आफ्टर टैक्स, जब आप टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसके बाद प्राइस बायर जो पे करता है और जो प्राइस सेलर रिसीव करता है वो दोनों बराबर नहीं है। वो दोनों क्या है, बराबर नहीं है। आपके सामने है कि पी बी जो है दैट इज ग्रेटर देन PS। प्राइस जो बायर पे कर रहा है वो ज़्यादा है, और प्राइस जो सेलर रिसीव कर रहा है वो थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि क्या, कि आपका पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ है, और इस जगह पे अगर आप देखें, यानी E0 पे पहला इक्विलिब्रियम हुआ है, तो E0 पे जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम हुआ है वहाँ पर आपके सामने है कि P0 जो है ये असल में इक्विलिब्रियम प्राइस है, और इक्विलिब्रियम प्राइस ही वो प्राइस है जिसको बायर और सेलर दोनों जो हैं वो एक ही जो है वहाँ पे उनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही प्राइस है जो दोनों रिसीव कर रहे हैं और दोनों जो पे कर रहे हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जब आप टैक्स लगा देते हैं, तो टैक्स लगने की वजह से सप्लाई जो है वो कर्व जो है वो शिफ्ट करता है लेफ्टवर्ड, और सप्लाई कम हो जाती है,
और न्यू इक्विलिब्रियम जो होता है वो पहले अगर ई नॉट पे हो रहा था यहाँ पे, तो पहले ई नॉट पे हो रहा था ना यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे। अब जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, यानी ए पॉइंट पे हो रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो गया है किधर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया ई नॉट से ए पर। और ये इसको हम B कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो टैक्स के बाद जो बायर को कीमत पे करनी थी और टैक्स लगने के बाद जो सेलर को कीमत मिलेगी उसमें फर्क, इसलिए हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ए पॉइंट से कहाँ जाते हैं, ओल्ड सप्लाई कर्व पे जाते हैं। और ओल्ड सप्लाई कर्व पे जाके पीएस जो है वो हमें पता चलता है कि सब सेलर जो रिसीव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बायर और सेलर प्राइसेस हैं उन सेम नहीं रही, उनमें क्या आ गया, फर्क आ गया। ये आपके सामने जो फर्क नजर आ रहा है वो, ठीक है ना जी। अच्छा,
जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो थोड़ा सा इशू हो गया। वो डायग्राम वगैरह भी मैंने बनाई थी, वो ख़त्म हो गई, दोबारा से बना लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये देखें, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी, ये आपके पास S0 सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, और यहाँ पर जो है आपके पास P0 है, ये एक्चुअली PB भी है और ये PS भी है, और यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम होता है, इसको आपने E0 का नाम दिया था, और यहाँ पर क्वांटिटी आपके पास आ गई Q0। तो अब ये होता है कि टैक्स इम्पोज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टैक्स लगने की वजह से सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपके सामने सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया, ये हमने डॉटेड लाइन जो है वो सप्लाई की, ये मैंने बना दी, इसको आप S1 कह दीजिए। अब ये जो न्यू इक्विलिब्रियम हुआ है, इसको ए पॉइंट का नाम दे दें, ये वाला ए पॉइंट है, और इस ए पॉइंट से अगर हम यहाँ पर ये प्राइस शो कर दें तो ये बनती है PB, जो बायर ने पे करनी है। और अगर सेलर की प्राइस हमने लेनी है तो हम ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाएंगे, ये देखें ऐसे, ये मैं ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे गया हूँ, और यहाँ से मैंने सप्लाई कर्व पे जाके ये सप्लाई सेलर को जो प्राइस रिसीव हो रही है वो मैंने शो कर दी है, और क्वांटिटी अगर मैं शो करना चाहूँ तो यहाँ पर क्वांटिटी भी आपके सामने Q1 आ जाएगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको मैंने ए बी, ये इतना टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया है, और ये वाला इससे भी शो हो रहा है, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। तो जितना टैक्स आपने लगाया है उतनी सप्लाई जो है वो क्या कर गई है, फॉल कर गई है। तो अब ये समझने वाली बात है कि आफ्टर द टैक्सेशन, मैं अभी जो बता रहा था आपको कि बिफोर टैक्सेशन जो है, बिफोर टैक्स जो है वो पी बी और पी एस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आफ्टर टैक्स जो है, जो सेलर को कीमत मिलती है और जो बायर को पे करनी पड़ती है वो सेम नहीं रहती है। और वो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह है ड्यू टू टैक्स। तो टैक्स की वजह से बायर और सेलर को जो कीमतें मिल रही होती हैं, जो वो पे कर रहे होते हैं, वो सेम नहीं होती है। बिफोर टैक्स चूँकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए जो पे की जाती है वही उसको मिल रही होती है। अब अगर हम नोटिस करें तो जो पहले बायर कीमत ले रहा, पे कर रहा था, वो ये वाली थी, यहाँ तक ये देखें पी भी ये है, लेकिन अब जो वो पे कर रहा है वो ये कर रहा है। इसका मतलब अब इतनी ज़्यादा जो है वो ये जो मैंने रेड लाइन से शो किया, ये इतनी ज़्यादा टैक्स की सूरत में ज़्यादा कीमत पे कर रहा है, टैक्स, ये टैक्स है। तो बायर जो टैक्स पे कर रहा है उसकी अमाउंट अगर हम देखें तो वो बनती है टैक्स पेड बाय बायर। जो बायर टैक्स पे कर रहा है वो अमाउंट बनती है आपके सामने। वो क्या बनती है, इसको आप कोई नाम दे दें, फॉर एग्जांपल इसको आप कह दें P2 और इसको आप कह दें P1 और इसको आप कह दें P नॉट, है ना, इसको आप P नॉट कह लें। तो अब आप सामने सिचुएशन आ जाएगी, जो बायर टैक्स पे कर रहा है वो आ रही है P नॉट, P1, ए और सी, ये टैक्स की अमाउंट है जो बायर पे कर रहा है ज़्यादा। और टैक्स जो पे कर रहा है सेलर, टैक्स पेड बाय सेलर जो है वो भी ज़रा देख लेते हैं। पहले सेलर को जो कीमत मिल रही थी वो ये मिल रही थी, है ना, पी एस, लेकिन अब जो उसको मिल रही है वो ये मिल रही है। इसका मतलब अब से पहले से कम कीमत मिल रही है, और वो कितनी कम मिल रही है, वो ये वाला एरिया है जो आपके सामने मैंने अब शेडेड कर रहा हूँ ये वर्टिकल लाइन की सूरत में। तो ये सारा एरिया टैक्स जो है वो कौन पे कर रहा है, ये सेलर पे कर रहा है। ये कौन सी बन रही है, इसको आप कह लें पी नॉट, P2, सी और बी, ये वाला सारा एरिया पे कर रहा है सेलर। और टोटल टैक्स का जो एरिया है वो कितना बन रहा है, टोटल जो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है वो जा रहा है यानी पी नॉट P1 AC जो बायर पे कर रहा है, और फिर P नॉट P2 और CB जो सेलर पे कर रहा है। इसका मतलब अगर इन दोनों को ऐड कर लें, P नॉट P1 और AC प्लस P नॉट P2 और CB, तो ये टोटल टैक्स बनेगा, और ये टोटल टैक्स का एरिया बनेगा P1, P2, ए और बी, ये सारा एरिया बनेगा टोटल। ये टोटल टैक्स है जो जो कि वो पे कर रहा है, जिसमें से इतना हिस्सा जो है वो पे कर रहा है कौन, ये बायर पे कर रहा है, बायर, और ये वाला हिस्सा जो है वो कौन पे कर रहा है, ये सेलर पे कर रहा है आपके सामने। ठीक हो गया जी। तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। मज़ीद ये देखें कि जो जो टोटल एक्सपेंडिचर है बिफोर बिफोर टैक्स और टोटल रेवेन्यू बिफोर टैक्स, वो क्या है। बिफोर टैक्स जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो इस जगह पे हो रहा है आपके सामने, ये जो ई नॉट जिसे हमने कहा। तो आपको पता है कि टोटल जो रेवेन्यू है, यानी अगर हम यहाँ पे आ जाएं, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला हमें आता है P इंटू क्यू होता है, और टोटल एक्सपेंडिचर का भी यही फार्मूला होता है P इंटू क्यू, याद है ना। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इस जगह पर डिमांड भी वही है और सप्लाई भी वही है, इस पॉइंट पर ई नॉट पर, ये जो पॉइंट है इस पर डिमांड और सप्लाई सेम है ना। तो इस जगह पर टोटल रेवेन्यू भी P नॉट, ई नॉट, क्यू नॉट और ओ नॉट है, यानी इस जगह पर बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो सेम है। यानी वो कितना है, टोटल रेवेन्यू क्या है, वो है ओ पी नॉट, ओ यानी ये, और ये पी नॉट, और ये यहाँ पर इसको कह लें ई नॉट, और नीचे क्या है क्यू नॉट। तो ये दोनों यही है, यानी टोटल रेवेन्यू भी यही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी यही है, क्योंकि पी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही एरिया बनेगा। लेकिन
आफ्टर टैक्स अगर हम देखें, आफ्टर टैक्स जो टोटल रेवेन्यू बनता है वो क्या आता है? टोटल रेवेन्यू का फार्मूला P इंटू क्यू है। तो आफ्टर टैक्स जो रेवेन्यू बनता है वो आपको सप्लाई समझ आएगा, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जिसको हम ये मैंने ग्रीन अगर यहाँ पे आ जाए, ये वाला जो एरिया मैंने शेडेड शो किया है, ये डबल एरिया, डबल शेडेड जो मैंने किया है, ये सारा एरिया टोटल रेवेन्यू है आफ्टर टैक्स। क्योंकि प्राइस मिल रही है P2, प्राइस क्या मिल रही है? OP2, और क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, OP2 को आप मल्टीप्लाई करें किससे? OQ1 से, ये OQ1 है। यानी इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, OP2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा, और ये सारा एरिया क्या है? ये सारा एरिया बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा? वो बनेगा OP2, ठीक है, OP2B और Q1, ये टोटल एरिया बनेगा आपके पास। ठीक हो गया जी। और अगर हम आफ्टर टैक्सी टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करें, तो टोटल एक्सपेंडिचर का फार्मूला भी P इंटू क्यू है। तो आफ्टर टैक्सेशन जो बायर को टैक्स पे करने के बाद जो मिल रही है कीमत, वो OP1 है, यानी OP1 उसको पे करनी पड़ रही है। और जो क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी है OQ1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया बनता है वो ये बनता है सारा, ये और ये सारा एरिया, यानी ये वाला, इसको मैंने शेडेड अब कलर कर रहा हूँ, ये बन गया OQ1। और यहाँ से लेके ये सारा, यानी ये यहाँ से लेके ये सारा जो है यहाँ तक OP1 तक, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल एरिया ये बन जाता है। और टोटल एरिया ये बनता है। टोटल एरिया क्या बनेगा? वो बनेगा OP1 A और ये Q1, ये वाला एरिया बनेगा। इसका मतलब ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर का एरिया ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू का एरिया कम है। तो टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के एरिया में फ़र्क क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट, ये क्या आ जाती है? ये सारी अमाउंट जो है वो टैक्स की सूरत में आपको पे करनी पड़ती है। ये वाली सारी, जिसको मैंने शेडेड किया, ये सारा ये एरिया है जो कि बायर पे कर रहा है टैक्स की सूरत में, और ये वाला जो एरिया है ये कौन पे कर रहा है? ये सारा पे कर रहा है सेलर टैक्स की सूरत में। इसलिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो ये दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं ये आपको शो कर रही हैं कि ये टैक्स है। ये सारा जो मैंने शेडेड एरिया किया हुआ है ये टैक्स है जो कि गवर्नमेंट लेके जा रही है वहाँ पे। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि जितना टैक्स बायर पे कर रहा है उतना ही टैक्स जो है वो सेलर पे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नोटिस करें तो ये सप्लाई कर्व आपको नज़र आएगा, ये सप्लाई कर्व है जिसको मैंने अभी ये शेडेड किया, ये सप्लाई कर्व है। और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर ये डिमांड कर्व है, तो ये आपके सामने है। तो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व की दोनों की इलास्टिसिटी आपको नज़र आ रही होगी इक्वल टू 1 है, क्योंकि मैंने आपको निशानी बताई थी कि ओरिजिन में से सप्लाई कर्व पास कर जाए तो क्या होता है, वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है? इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों क्या है? बराबर है। तो अगर यहाँ से ये समझ आया कि इफ़ elasticity of supply is equal to elasticity of demand, then tax burden is shared equally। तो टैक्स बर्डन इक्वली शेयर होगा, समझ रहे हैं? और ये आपके सामने है, इतना टैक्स जो है वो सेलर शेयर कर रहा है और उतना ही टैक्स जो है वो बाहर के, दोनों एक जैसा टैक्स शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं होंगे तो फिर टैक्स का कितना हिस्सा कौन बेयर करेगा, ये मजीद हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब मजीद पढ़ते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। जैसे ये तो अभी हमने इससे इस डायग्राम से दो फायदे उठाए। एक तो हमने टैक्स की शेयरिंग समझी, और प्लस ये एक केस भी बन गया हमारे पास कि अगर सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड बराबर हो तो फिर कौन कितना टैक्स बेयर करेगा, तो दोनों इक्वली शेयर करेंगे। नंबर 2 जो केस है उसमें हम फर्ज कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है
वो लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, तो फिर कौन कितना टैक्स शेयर करेगा? इसके लिए अब आपको ग्राफ उसी तरीके से बनाने पड़ेंगे जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम नज़र आए, और आपको पता है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होता है या लेस इलास्टिक होती है सप्लाई, तो सप्लाई कर्व स्टीपर होता है। तो आपको यहाँ पर सप्लाई कर्व कैसा बनाना पड़ेगा? स्टीपर। तो ये देखें, ये मैंने सप्लाई कर्व स्टीपर बना दिया, और इधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो आपको डिमांड कर्व क्या बनाना पड़ेगा? फ्लैटर। ये फ्लैटर बना दिया, ठीक है ना जी। तो अब आपके सामने जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, इसको ए पॉइंट का नाम दे दें, और फॉर एग्जांपल ये आपके पास पी नॉट है, और इसमें पी बी और पी एस में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि अभी कोई भी टैक्स हमने इम्पोज नहीं किया, और ये क्यू नॉट आ गया आपके सामने, ठीक है ना जी। अब फिर वही बात है कि अगर हम टैक्स इम्पोज करते हैं तो टैक्स इम्पोज कीजिए तो सप्लाई कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, इसके पैरेलल आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। जब आपने सप्लाई कर्व शिफ्ट कर दिया S1 तो अब आपके सामने पोजीशन ये है कि अब इक्विलिब्रियम ए से कहाँ पे हो गया? बी पर, और अब जो कीमत आई है वो पी बी ए आई है। और अगर हमने सप्लाई अपना सेलर की सप्लाई प्राइस देखनी है तो उसके लिए आपको इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाना पड़ेगा। ये जैसे मैं गया हूँ यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सेलर को कीमत मिलेगी वो ये मिलेगी। अब आप देखें, और क्वांटिटी जो आएगी वो यहाँ पे ये आ जाएगी Q1। अब आपके सामने देखें कि पहले जो प्राइस थी वो ये थी, आफ्टर द टैक्स जो है ये टैक्स इम्पोज हुआ है, तो टैक्स ये इतना इम्पोज हुआ, टैक्स की अमाउंट जो है वो बी से लेकर सी तक है। तो अब आपके सामने बायर पहले इतनी कीमत पे कर रहा था यहाँ तक, अब वो इतनी ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा और पे कर रहा है, बायर इतना टैक्स ज़्यादा पे कर रहा है, यानी इतनी ज़्यादा कीमत पे कर रहा है ये वाली। और सेलर की देखें तो वो पहले से कम कीमत रिसीव कर रहा है, इसका मतलब वो इतनी सारी अमाउंट जो है वो टैक्स की सूरत में दे रहा है। ये वाली सारी जो मैं अब शेडेड कर रहा हूँ वर्टिकल लाइंस, ये वो अमाउंट है जो सेलर टैक्स की सूरत में दे रहा है। और यहाँ पे देखें सेलर और बायर का जो टैक्स है वो सेम नहीं है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है और बायर जो है वो कम टैक्स पे कर रहा है। टोटल जो टैक्स पे हो रहा है वो हो रहा है पी बी पी एस बी और सी, ये है टोटल टैक्स जो कि गवर्नमेंट को मिल रहा है। इसमें से बायर जो पे कर रहा है, पर टैक्स पेड बाय बायर, बायर कितना टैक्स पे कर रहा है, और दूसरी चीज टैक्स पेड बाय सेलर, वो देखते हैं। तो बायर कितना टैक्स ज़्यादा पे कर रहा है वो आपके सामने है, वो है पी नॉट पी बी, और इधर कोई नाम दे देते हैं डी है, तो ये बन जाएगा बी और क्या बन जाएगा डी। ये बायर टैक्स पे कर, और सेलर कितना टैक्स पे कर रहा है वो बनेगा पी एस पी नॉट डी और सी। ये टैक्स है जी, समझ आ गई? तो ये आ गया। इसमें आप देखें इसका मतलब ये है कि अगर इलास्टिसिटी सप्लाई की कम होगी तो सेलर, इधर सेलर जो है, सेलर इज पेइंग मोर टैक्स देन दी बायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें मिला। ये कब मिलेगा? व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपने रूल याद रखना है, ठीक है जी। ये दो बातें समझ आ गई। अब आ जाएं तीसरी चीज़ के ऊपर। तीसरी चीज़ में ये कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कौन टैक्स ज़्यादा पे करेगा? ये सारी सी बात है। हम इस चीज़ को भी क्या करेंगे, ग्राफ बना के देखेंगे तो समझ आएगा कि कौन ज़्यादा टैक्स जो है वो बेयर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। अब आप देखें तो यहाँ पे सप्लाई की इलास्टिसिटी ज़्यादा है। सप्लाई कर्व अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा हो तो आपको पता है कि वो फ्लैटर होता है। तो ये मैंने सप्लाई कर्व फ्लैटर बनाया है, S0 और डिमांड कर्व आपके सामने क्या आएगा वहाँ पे, वो स्टीपर आएगा क्योंकि डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है, कम है। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ? इस जगह पे हुआ। इसको फिर ए पॉइंट का नाम, ये जो आपके सामने प्राइस आई है ये पी नॉट कह लीजिए, इसी को पी बी कह लीजिए, इसी को पी एस। तो बिफोर टैक्सेशन
प्राइस जो बायर को मिलती है और प्राइस जो सेलर रिसीव करता है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अब आपके सामने, अब आपने फिर दोबारा वही सारा चैनल कि टैक्स इम्पोज करेंगे। तो टैक्स इम्पोज करने के नतीजे में क्या होगा, सप्लाई जो है वो, सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर दिया, तो सप्लाई कर्व S1 हो गया। अब देखें, अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ, इसको बी पॉइंट का नाम दें, और यहाँ पर जो कीमत आई है उसको पी भी कह दीजिए। और एक अगर सेलर ने जो कीमत लेनी है उसके लिए हम ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाएंगे। यहाँ से ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे गए तो ये आपके पास आ गई कौन सी कीमत, पी एस। समझ आ गई जी, ये पी एस आ गई आपके पास। अब आपके सामने है सिचुएशन, और क्वांटिटी लेनी तो क्वांटिटी ये आ जाएगी Q1। अब आपके सामने बायर इधर ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, ये इतना टैक्स है, इसको बी सी इसको डी कह लें, जो भी कहना है। तो ये देखें बायर ज़्यादा कर रहा है और सेलर थोड़ा टैक्स पे कर रहा है। सेलर का टैक्स का एरिया थोड़ा हो गया, ठीक है ना जी, ये आपके सामने। तो सेलर, बायर जो टैक्स पे कर रहा है, टोटल टैक्स क्या है, टोटल टैक्स है, इसको कोई नाम दे दें, ये पी एस, ये वाला पी एस पी बी है ना, पी एस पी बी, फिर ये बी और ये फिर डी, तो बी और ये फिर डी, ये टोटल टैक्स है। जो बायर पे कर रहा है टैक्स पेड बाय बायर, वो क्या है, वो है पी नॉट, पी बी, बी और सी। और टैक्स जो है पेड बाय सेलर, सेलर कितना टैक्स पे कर रहा है, तो सेलर जनाब टैक्स पे कर रहा है पी नॉट, पी एस, सी और डी। ये है जी जो टोटल टैक्स पे हो रहा है, और सेलर बाय। और इसमें देखें मोर टैक्स जो है, मोर टैक्स इज पेड बाय बायर in case when elasticity of supply is less than uh, elasticity of supply is is greater than elasticity of demand। समझ गए ना, तो ये यानी elasticity of supply is greater than elasticity of demand, ये मैं दोबारा लिख दी, ठीक है ना, इसको रहने दें। तो ये क्लियर होगी बात। एक चीज़ ध्यान में रखें, जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी ना वही ज़्यादा पे करेगा। यहाँ देखें, यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड की कम थी ना तो वो ज़्यादा, बायर ज़्यादा पे कर रहा था। यहाँ पे देखें तो इलास्टिसिटी सप्लाई की कम है तो वो सेलर ज़्यादा पे करेगा। जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी ना वही ज़्यादा टैक्स पे करेगा, ठीक है। जहाँ बराबर होगी वहाँ दोनों बराबर पे करेंगे, ये आपके सामने। अच्छा, अब दो एक्सट्रीम केसेस हैं। एक्सट्रीम केसेस में क्या होगा कि या तो सारा ही टैक्स बायर पे करेगा या सारा टैक्स जो है वो सेलर पे करेगा। तो टू क्या है, एक्सट्रीम केसेस हैं, टू एक्सट्रीम केसेस हैं। अब इस एक्सट्रीम केसेस में पहला केस क्या है, उसमें हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले ज़ीरो कर लेते हैं, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन्फिनिटी कर लेते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो का मतलब है परफेक्टली इनलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड कर्व। तो इस सूरत में कौन टैक्स बेयर करेगा सबसे ज़्यादा, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये क्वांटिटी, ये प्राइस, और अब डिमांड कर्व जो है आपको पता है कि वो हमने वर्टिकल बनाना है, ये डिमांड कर्व आ गया। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसी तरीके से इसको परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड कहते हैं। सप्लाई कर्व जैसे होता है वैसे ही बनाएंगे। तो ये सप्लाई कर्व है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, यहाँ पे ई नॉट, और ये क्वांटिटी भी यही आ जाएगी, और प्राइस आ जाएगी आपके पास ये पी नॉट है, ये पी बी है, और यही क्या है, ये पी एस है। तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है जी। आप वही बात है, टैक्स इम्पोज करते हैं। जब आप टैक्स इम्पोज करेंगे तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा S1 और अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, E1 पे होगा।
नाम नोटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर ज़रा देखें तो पी बी ही आएगी। ओरिजिनल सप्लाई कर पे चले भी जाएं यहाँ से तो पी एस वही आती है। इसका मतलब पी एस वही है, सिर्फ पी बी। इसका मतलब ये सारा का सारा टैक्स किसको बेयर करना पड़ रहा है? बायर को। इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगा तो तमाम टैक्स कौन बेयर करेगा? ऑल द टैक्स इज borne बाय बायर। तो इस सूरत में सारा टैक्स बायर पे करेगा। ठीक है जी, ये सारा टैक्स बायर पे करेगा, ये सारा टैक्स बायर पे करेगा। दूसरा जो केस है, दूसरा एक्सट्रीम केस क्या है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है ना जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाए? इन्फिनिटी। और इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। और ये हॉरिजेंटल होता है, आपको पता है। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और ये आपके सामने डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजेंटल हमने बनाया, और ये सप्लाई कर्व जैसे होता है पॉजिटिवली स्लोप वो बनाया। और अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ? E1 पे, या ई नॉट कह लीजिए, ई नॉट पे हुआ। और यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी आ गई, क्यू नॉट, प्राइस आ गई पी बी और पी एस। ये वो है जो टैक्स लगने से पहले की स्टोरी। अब टैक्स लगा तो आपको पता सप्लाई कर्व किधर जाना है? लेफ्टवर्ड। सप्लाई कम जो होनी है तो S1 पे चले जाएंगे। और अब यहाँ पे आप चले जाएं तो E2 पर इक्विलिब्रियम हुआ, या E1 था ये अगर, तो अब यहाँ से ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाएं तो आपको ये कीमत मिल जाएगी जो कि जिसको आप पी एस कहते हैं, और ये क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी Q1। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस सूरत में सारा टैक्स कौन बेयर कर रहा है? सेलर पे कर रहा है, बायर उतनी कीमत पे कर रहा है। तो इस सूरत के अंदर all the tax is borne by seller। ये है जी सिचुएशन। क्लियर होगी बात? तो ये हमने टॉपिक आधा पढ़ लिया। अब मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो कैसे होती है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या तो टैक्स की सूरत में होती है, या फिर किस सूरत में होती है, या फिर होती है आपके सामने सब्सिडी की सूरत में होती है। तो ये सारे जो केसेस अभी हमने पढ़े हैं ये टैक्स की सूरत में हमने पढ़े हैं कि टैक्स अगर लग जाए तो फिर गवर्नमेंट किस तरीके से उस चीज़ की क्वांटिटी को कम करती है। और आप सब डायग्राम्स में देख लें, सब में क्वांटिटी जो है वो कम हुई है। सब में क्वांटिटी जो है आफ्टर टैक्सेशन क्वांटिटी कम हो गई, यानी Q0 से Q1 पे चली गई क्वांटिटी। ठीक है ना जी, यहाँ तक मेरे ख्याल है बात समझ में आ गई होगी आपको। और अब क्या है? अब है कि ये सारे टैक्स के हैं, अभी थोड़ा सा फिर ये वर्क नहीं कर रहा। जी, अभी हमने सब्सिडी की सूरत में देखना है कि फिर क्या होता है। ये थोड़ा सा स्क्रीन वर्क करे तो मैं आपको समझाऊँ। इस वर्किंग ना होते। अच्छा जी, ये हम अब सब्सिडी की सूरत में देखते हैं। ठीक है जी, सब्सिडी की सूरत में देखते हैं। सब्सिडी मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको। ठीक है ना जी, तो सब्सिडी गवर्नमेंट का वो बेनिफिट है जो वो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को देती है ताकि किसी चीज़ की प्रोडक्शन में इजाफा किया जा सके, या फिर किसी चीज़ को कम कीमत पे बेचने के लिए देती है, या किसी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए देती है। इसका ग्राफ देख लीजिए सब्सिडी का। ये आपके सामने क्वांटिटी, ये प्राइस, और फॉर एग्जांपल ये आपके सामने सप्लाई कर्व, और ये डिमांड कर्व, और यहाँ पर बेसिक इक्विलिब्रियम हुआ,
ये आपके पास प्राइस आ गई, जिसको फ़र्ज़ कर लें P2 का नाम दिया, और ये आपके पास क्वांटिटी आ गई जिसको आपने नाम दे दिया जनाब Q0 का। Q0, व्हाट हैपेंड? जी, ये सब्सिडी का डायग्राम मैं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगेन सम इश्यूज आर देयर, तो क्या करें? इसके अंदर जब आप सब्सिडी देंगे तो सप्लाई जो होगी वो ज़ाहिर सी बात है कि कम नहीं होगी, बल्कि सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। ये आपके सामने सप्लाई कर्व S1 पे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी जो है वो कम होने के बजाय क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ये फ़ायदा होगा। और इस पे आप नोटिस करें कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है और इतनी अमाउंट में देती है, तो इस के अंदर इसको आप नाम दे लें A से B तक, तो इसी जगह पर जो है वो P1 पे अगर हम आ जाएं